नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्लास 12 हिंदी चैप्टर 3 जो कि संपूर्ण क्रांति है, इसके लेखक जयप्रकाश नारायण हैं। जो भी वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले हैं छात्र एवं छात्राएं, चाहे वो आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो, साइंस स्ट्रीम से हो, सभी को इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग अच्छे तरीके से जब वीडियो को देखिएगा तो बोर्ड एग्जाम्स भी आपका अच्छा जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्लास 12 के लिए चैप्टर्स नंबर 3 से लिया गया है। आप लोग पूरा अच्छे से कवर कीजिए इस वीडियो को देखकर। 1 नंबर चैप्टर नंबर 2 सब्जेक्टिव ऑलरेडी समाप्त हो चुका था। अभी तक नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा समय इधर उधर गवाए हुए, बात किए हुए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस की ओर पहले हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, उसके बाद हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। चलिए जी, बहुत अच्छा। विद्यादायनी यूट्यूब चैनल्स पर आप लोग हम लोग को देख रहे हैं और हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आखिर क्या लिखा गया है सर। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। यानी आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण का उनका अपना क्या विचार था और आंदोलन का नेतृत्व वे किस प्रकार से स्वीकार करते हैं। आंसर देखिए क्या लिखा गया है जी। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मैं सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात अधिक सुनूंगा, अधिक जानेंगे उनको क्या प्रॉब्लम है, जितना समय पास होगा, जितना समय होगा सभी दूंगा, उनसे बहस करूंगा, समझूंगा, अधिक से अधिक बात करूंगा, आपकी बात स्वीकार करूंगा, जन संघर्ष समितियों को लेकिन फैसला मेरा होगा। यानी इनका कहने का यही मतलब है कि मैं सभी का बात सुनूंगा, छात्र का भी बात सुनूंगा, लेकिन अंत में जो फैसला होगा वो मेरा ही फैसला होगा। इस फैसले को सभी को सुनना होगा, मानना होगा, स्वीकार करना होगा। प्रकाश, ठीक है। यानी कि ये आंदोलन का नेतृत्व अपने फैसले पर करते हैं, कहते हैं कि जब तब इस नेतृत्व का कोई मतलब नहीं है, तब यह व्यक्ति सफल हो सकती है और नहीं आपस की बहसों में छपता नहीं, इधर बिखर जाएंगे, ठीक है। और क्या निकलेगा, यानी कहने का मतलब यही है कि आंदोलन का नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी वो कह रहे हैं कि मैं सभी का बात सुनूंगा, लेकिन अंत में जो फैसला होगा वो मेरा ही फैसला होगा और उस फैसले को सभी को स्वीकार करना होगा। प्रकाश, यानी कि जयप्रकाश नारायण ये आंदोलन का नेतृत्व अपने फैसले पर करते हैं और कहते हैं तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब नहीं है, तब यह व्यक्ति सफल हो सकती है और नहीं आपस की बहसों में छपता नहीं, इधर भी बिखर जाएंगे तो क्या निकलेगा, ठीक है। यानी कि ये इसी में रह जाएंगे तो आगे फिर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा गया है जी। जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु कौन है। तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु लोग स्वयं ही होते हैं। वे अपनी अज्ञानता और अंधविश्वास के कारण कोई भी कार्य शांतिपूर्वक नहीं करते हैं। ये अपने वंशवाद, भ्रष्टाचार, हिंसा, अशिक्षा के कारण सोचने समझने में असमर्थ होते हैं और डेमोक्रेसी का शत्रु यानी इनेमी बन जाते हैं, ठीक है। यानी उनके अनुसार, किनके अनुसार, जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु कौन है। तो वो बोलते हैं अपने खुद मनुष्य ही होते हैं डेमोक्रेसी का शत्रु। वो अपनी अज्ञानता, ठीक है, अज्ञानता, अंधविश्वास के कारण कार्य शांतिपूर्वक नहीं करते हैं। वे अपने वंशवाद, भ्रष्टाचार, हिंसा, अशिक्षा के कारण सोचने समझने में असमर्थ होते हैं, डेमोक्रेसी का शत्रु बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है जी। क्या है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है,
क्या आप जेटी से सहमत हैं? यानी जयप्रकाश नारायण से सहमत हैं, आज जेपी लिखना चाहिए। इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? ठीक है, हमारी नज़र में भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। इन गलत नीतियों के कारण भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम जनता का नहीं निकलता है बगैर रिश्वत दिए। सरकारी दफ्तरों में बगैर, हर जगह रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है, शिक्षण संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, हमारे नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है। इस प्रकार चारों ओर भ्रष्टाचार व्यापक है। इसे दूर करने के लिए समाजवादी तरीके से सरकार ऐसी नीतियों बनाए और लोक कल्याणकारी हो। क्या हो? लोग के लिए कल्याणकारी हो, कोई दुखी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। जयप्रकाश नारायण यानी जेपी के कम्युनिस्ट पार्टी में वो क्यों नहीं शामिल हुए थे? ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उस समय भारत एक गुलाम देश था। क्या था? गुलाम देश था ब्रिटिश का। उन्होंने लेनिन से सीखा वो था कि जो गुलाम देश होता है वहाँ का कम्युनिस्ट है, उनको कदापि वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का नेतृत्व बुजुर्गों के हाथ में होता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है। यानी वो जो कहेंगे वही आपको करना होगा, उसी में आप लोगों को रहना होगा। अतः कम्युनिस्ट को अलग नहीं रहना चाहिए, कम्युनिस्टों को अलग इससे नहीं रहना चाहिए। इस कारण से जयप्रकाश नारायण देश की आज़ादी के खातिर कांग्रेस में शामिल हुए, क्योंकि कांग्रेस देश का नेतृत्व कर रहे थे। क्या कर रहे थे? देश का नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का मृत्यु जो हुआ था, निधन, वो रामनाथ गोयकनका के घर में हुआ था। निधन के दिन दिनकर जी जेपी से मिलने गए थे। उसी रात्रि में वह जेपी के मित्र रामनाथ गोयकना के घर पर मेहमान थे, यानी उनके घर गए थे तो वो मेहमान होंगे ही, जेपी के दोस्त ही थे दिनकर जी के। ठीक है, यानी कि जेपी जयप्रकाश नारायण के मित्र भी थे और उनका भी मित्र थे रामधारी सिंह दिनकर जी की। कौन? रामनाथ गोयकनका। रात को दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आया, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया, नज़दीक ही था। ठीक है, लेकिन वो मृत्यु घोषित किए गए। वहाँ सारी व्यवस्था थी, सभी डॉक्टर सब तरह से तैयार भी थे, लेकिन दिनकर जी फिर जिंदा नहीं हो पाए। उसी रात्रि में उनका निधन हो गया, यानी मृत्यु हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा गया है। दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? तो दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और ग्राम भाषाएं क्या है? और ग्राम भाषाएं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो। दूल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की खड़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगी, बल्कि उसी समाज में एक सच्चा लोकतंत्र का स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा। क्या हो जाएगा? दल विहीन हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ये आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा गया है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। वो ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। किनकी पुत्री? ब्रज किशोर प्रसाद की, और उनका नाम प्रभावती देवी था, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी के प्रमुख सुझाव क्या क्या हैं? ठीक है, क्या है तो वो पॉइंट बाय पॉइंट नीचे लिखा हुआ है। चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित है। ठीक है, चुनाव सुधार के बारे में फर्स्ट नंबर पॉइंट देखिए क्या लिखा गया है
कि चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आमूल परिवर्तन होना चाहिए, यानी जो तरीका है उसमें सबसे पहले वो चेंजिंग होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है, चुनावों पर होने वाले खर्च कम करना चाहिए, गरीब उम्मीदवारों के चुनाव में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए, मतदान की प्रक्रिया स्वच्छ और स्वतंत्र हो, उम्मीदवारों के चयन मतदाताओं के हाथ वास्तव में हो, चुनाव के बाद मतदाताओं का अपने प्रतिनिधियों पर अंकुश हो, जन संघर्ष समितियों आय राय की जनता के लिए या उम्मीदवार का चयन हो, क्या हो, उम्मीदवारों का चयन करें। ठीक है, यही सब पॉइंट्स है। तो मैं आप लोगों को बोल देता हूं, आपको पीडीएफ लेना है तो आप लोगों को ये विद्यादायिनी ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जो कि प्लेलिस्ट पर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर जाकर आप लोग वहां पर सर्च कीजिए विद्यादायिनी और वहां से आप लोग डाउनलोड कीजिए विद्यादायिनी के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है जी। 9 नंबर, बापू और नेहरू की क्या विशेषता है, क्या उल्लेख है, जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में क्या दिया है? तो जयप्रकाश नारायण अपने भाषण में बापू जी और नेहरू जी की विशेषता का उल्लेख करते हुए कहा है कि बापू और नेहरू में महानता छिपी हुई थी। क्या थी? महानता छिपी हुई थी। वे आलोचकों को बर्दाश्त करते थे, आलोचकों से बर्दाश्त करते थे, वे आलोचकों का सामना करते थे, वे आलोचकों को समझा बुझा के साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे, विश्वास रखते थे। ठीक है, कौन? बापू जी और नेहरू जी, जो कि कौन है? जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे? तो जयप्रकाश नारायण जी का कहना था कि मुझे नेता नहीं बनना है, मैं सबकी सलाह लूंगा, सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला जो होगा वो मेरा ही होगा और वो सभी लोगों को मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, तब इस नेतृत्व का कोई मतलब है, नहीं तो आपस में झगड़ो, मैं पता नहीं है कि किधर बिखर जाओगे और क्या नतीजा निकलेगा। मैं दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूं, मैं दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है? तो बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य है कि शोषकों को इस धरती से मार भगाना, जो शोषण कर रहे हैं इस धरती से मारकर भगाना, उनको यही है बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चंस अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। शॉर्ट आंसर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 11 क्वेश्चंस और हम लोग देखते हैं 4 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट जो कि लॉन्ग में आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या लिखा गया है। संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं? तो संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की निम्नलिखित अपेक्षाएं हैं। क्या क्या है? निम्नलिखित अपेक्षाएं हैं, जो कि यहां पर पॉइंट दिया हुआ है। क्या लिखा गया है? सभी संघर्ष समितियों मिलकर चुनावों में उम्मीदवार खड़ा करे अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाए उनमें से किसी को मान्य करे, उनमें किसी को मान्य करे। चुनावों में इस समितियों के द्वारा खड़ा किया गया है, जो उम्मीदवार जीते उसके भावी कार्यक्रम पर नज़र रखने का काम ये समितियां करेगी। क्या करेगी? समितियां करेगी। यदि कोई प्रतिनिधि गलत रास्ता चुनता है तो ये समितियां उसको इस्तीफा देने के लिए बाध्य करेगी। इन संघर्ष समितियों का काम केवल शासन से संघर्ष करना ही नहीं, बल्कि समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। ठीक है, यानी कि सभी संघर्ष समितियों से मिलकर चुनावों में उम्मीदवार खड़ा करे अथवा उम्मीदवार खड़े किए गए किसी को मान्य नहीं होगा। ठीक है, मान्य ना करे, इस तरह से पॉइंट आप लोगों को दिया हुआ है। आप लोग बुक पढ़ना चालू कीजिए जो अभी तक नहीं पढ़े हो, क्योंकि बुक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन संघर्ष समितियों का काम केवल शासन से संघर्ष करना ही नहीं, बल्कि समाज के हर अन्याय और अनीतियों के विरुद्ध संघर्ष करना है। ठीक है,
है। उसके बाद देखिए, जिन बड़े बड़े किसानों ने बेनामी तथा फर्जी बंदोबस्ती की है उनका विरोध भी ये समितियों करेगी। क्या करेगी? उनका विरोध भी यही समितियां करेगी। गांवों में तरह तरह के अन्याय होते हैं, वे समितियां उन अन्यायों को भी रोकेगी। क्या करेगी? वो समितियां उन अन्यायों को भी रोकेगी। और ये 7वां पॉइंट है, इन समितियों का कार्य सभी अफसरों तथा कर्मचारियों में विद्यमान घूसखोरी के विरुद्ध संघर्ष भी करना होगा। क्या करना होगा? संघर्ष भी करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें। इस अवधि में कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है? कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है? आपको बताना होगा कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास, ठीक है, जब गए थे तो उसका परिचय देना है। इस अवधि में कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है उसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है जी। जयप्रकाश नारायण का प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुआ था। वह 1921 ईस्वी की जनवरी महीने में पटना कॉलेज में वो ISC यानी कि इंटर पास किए थे 1921 ईस्वी में, ठीक है। उसी समय वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन का आह्वान पर असहयोग किया और असहयोग के करीब 1.5 वर्ष ही मेरा जीवन बीता था कि मैं फूलनदेव सहाय वमी के पास भेज दिया गया कि प्रयोगशाला में कुछ करो और सीखो। मैंने हिंदू विश्वविद्यालय की सरकारी मदद 19 शख्स मिली थी। बिहार विद्यापीठ से शिक्षा परीक्षा पास की। बचपन में स्वामी सत्यदेव के भाषण से प्रभावित होकर अमेरिका चला गया। अमेरिका गए, ऐसे में कोई धनी घर का नहीं था। मैंने सुना था कि कोई भी अमेरिका में मजदूरी करके पढ़ सकता है। क्या कर सकता है? अमेरिका में मजदूरी करके वो पढ़ सकता है। इस कारण से भी बहुत लोग जो हैं वो अमेरिका जाते थे और वहाँ पढ़ते थे, वहाँ देखते थे आखिर क्या है। तो जयप्रकाश नारायण के समझ गए कि 1921 ईस्वी में वो पटना से ही ISC पास किए थे। उस समय गांधी जी के असहयोग आंदोलन का आह्वान पर असहयोग किया और असहयोग के करीब 1.5 वर्ष के बाद ही मेरा जीवन जो उनका था, मैं फूलनदेव स्वामी सहाय के पास भेज दिया गया। प्रयोगशाला में कुछ करो, सीखो। हिंदी विश्वविद्यालय की सरकार की मदद से 19 रस्म मिली थी। बिहार विद्यापीठ में शिक्षा परीक्षा पास की थी, ठीक है। वो बचपन में स्वामी सत्यदेव के भाषण से प्रभावित होकर वो अमेरिका चले गए और वहाँ काम करके जो है वो सुनते थे कि वहाँ काम करके कोई भी पढ़ाई कर सकता है कोई अच्छा लेवल पर, ठीक है। और देखिए नीचे पॉइंट्स इतना और लिखा हुआ है कि मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है, मुझे अमेरिका के बागानों में काम करना है, कारखानों में काम करना है, लोहे के कारखानों में काम करना है, जहाँ जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में काम किया। जब ते यूनिवर्सिटी में पढ़ते ही तब वो छुट्टियों में काम करता। इतना कमा लेते थे कि वो 2 विद्यार्थी सस्ते में खा पी लेते थे। 4 1 कलोरी कटोरी में कई आदमी मिलकर रहते थे। छुट्टी नहीं बल्कि 1 घंटा रेस्तरां में होटल में बर्तन और वेटर का भी काम करते थे। बराबर 2-3 वर्षों तक 2-3 लड़के ही रजाई में पढ़े जब तक वो पास नहीं कर पाए और स्कॉलरशिप मिल गई तब 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गए, ठीक है। ये डिब्बेपति के न्यूट्रिज्म क्लास लेने लगे। अमेरिका प्रवास में जयप्रकाश नारायण की ये जो है क्या लिखा गया है जी, कैलिफोर्निया, वर्नके, विलिंगसन, मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में थे, वो अध्ययन वहाँ से करें। इस तरह अमेरिका में इनका प्रवास भी था, ठीक है। उनका जीवन यापन उस तरह से हुआ अमेरिका में, यानी वो सोचते थे कि वहाँ जाकर भी कुछ काम करके, बहुत सारे काम है, कारखाने में काम करके, होटल में, रेस्टोरेंट में वेटर बनकर, देखिए कोई भी कारखाने में अलग अलग प्रकार का वो फैक्ट्री होता है उसमें काम करके, अच्छे से यूनिवर्सिटी, क्योंकि ढेर सारा यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स कम तो एडमिशन होगा
और अच्छे स्टूडेंट्स को तो सभी जगह होता ही है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो उस तरीके से वो उनका प्रवास बीता, उस तरीके से अमेरिका गए और वहाँ पे उस तरीके से उनका रहन सहन बीता रहा। ठीक है, देखिए अगर कोई, तीसरा नंबर क्वेश्चन, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है, जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि प्रस्तुत पंक्तियां महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण से ली गई है। यानी जो ये सेंटेंस है, ये जो लिया गया है वो कहाँ से, प्रस्तुत पंक्ति, ये जो पंक्ति है महान समाजवादी नेता थे कौन, जेपी जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर्स है उससे ये पंक्ति ली गई है। इन पंक्तियों में जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र के दुश्मन का वर्णन किया है। जब प्रकाश तत्कालीन सरकार की नीतियों आलोचना करते हुए बातें करते हैं। प्रसंग यह है कि एक पुलिस के उच्चाधिकारी ने कहा कि नाम लेना यहाँ कठिन नहीं होगा कि मैंने दीक्षितियों के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो ये बिहार जल गया होता। क्या होता, बिहार जल गया होता। जयप्रकाश नारायण यह सोचते हैं कि यह सारा जयप्रकाश नारायण ही क्यों होता है, जयप्रकाश नारायण के लिए ही क्यों होता है, उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और सभा होने वाली, क्यों लोग को रोकते हैं, क्या जनता से घबराते हैं, या जनता के आप प्रतिनिधि हैं, किसी तरफ शासन पर बैठे हैं और अपनी हिम्मत की पटना आप लोग से जो है वो रोक लें। आप यह लोकतंत्र हैं और किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण ये जो भी है वो अधिकार मांगने और प्रदर्शन करने से आप रोकते नहीं हैं, रोक नहीं सकते हैं। यदि सरकार यह सब पर रोक लगाती है तो वो सरकार की निकम्मापन, नियमता का प्रतीक है, यानी कि बेकम्मा का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है जी, व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है, प्रस्तुत वाक्य जयप्रकाश नारायण के भाषण संपूर्ण क्रांति से ली गई है। आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के कुछ ऐसे मित्र थे जो चाहते थे कि जेपी और इंदिरा गांधी के मेल मिलाप हो। जब प्रसंग में जेपी ने कहा कि उनका किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वह इंद्राणी हो या कोई और, उन्हें तो नीतियों से झगड़ा है, यह सिद्धांत है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे वह नीति होगी तो सिद्धांत गलत होगा, चाहे वह कोई भी करे ये वो विरोध करेंगे। क्या है, उनको क्या था, वो नीतियों से झगड़ा था, वो कार्यों से झगड़ा था, कोई परेशानी कोई लोगों से नहीं था और लोग से वो झगड़ा नहीं करते थे। वो कार्यों को गलत होते तो गलत होएंगे तो नीति गलत होगी, जो कार्य गलत होंगे तो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत गलत होगा चाहे वो कोई भी करे तो उनका विरोध करेंगे। कौन, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस चैप्टर्स को, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चंस यहाँ पर लिया गया है। तो एक भी क्वेश्चंस को आप लोग मिस ना करें, और PDF लेना है तो सर से संपर्क करें। मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देता हूँ 7667140322। इनसे आप लोग जाकर संपर्क कीजिए। PDF लेने के लिए कैसे टेस्ट सीरीज निकालना है, बनाना है, PDF डाउनलोड करना है, उसके बाद आप लोग को कोई भी ग्रुप से जोड़ना होगा तो ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। और वीडियो को बाबू पूरा अंत तक देखिए, तभी मजा आएगा आपको भी और हम लोग को भी इतना मेहनत करने में, क्योंकि आप लोग को कुछ भी लिया नहीं जा रहा है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हर एक चैप्टर्स यहाँ पर कवर किया जा रहा है क्लास 12 साइंस स्ट्रीम के लिए। और हिंदी और इंग्लिश जो है वो सभी लोगों का सेम ही होता है, तो आप सभी लोग मिलजुल कर अच्छे तरीके से जोर लगाकर पढ़िए और विद्यादायनी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।